नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में कुख्यात अपराधी को यूपीएसटीएफ ने मार गिराया है। आपको बता दें आरोपी लल्लन सिंह जो बिहार का है उसको यूपीएसटीएफ ने मार गिराया और उसके ऊपर करीब ₹1.25 लाख का इनाम था। आपको बता दें 2 दरोगा समेत कई लोगों की हत्या का मामला, करीब 7 लोगों की हत्या का मामला इसके ऊपर दर्ज था। डकैत और इसके भाइयों को भी पहले भी एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक ऐसे ही अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अपराधी लल्लन सिंह उर्फ लल्लन को पुलिस यूपीएसटीएफ ने कहीं ना कहीं सहारनपुर में मार गिराया और एक बड़ी उपलब्धि यूपीएसटीएफ के लिए, क्योंकि एक बड़ा इनाम उसके सर पर था। एक और खबर आपको बता देते हैं जो राम मंदिर चढ़ावे को लेकर के है। कहीं ना कहीं इस राम मंदिर चढ़ावे में जिस तरीके से गबन की मामले, अनियमितताएं की बातें सामने आ रही थी, उसके बाद जो एसआईटी की जो टीम थी जिसने 6 दिनों तक जांच की और 6 दिनों के बाद वो शनिवार को वापस लखनऊ लौटी और ये माना जा रहा था कि कल रविवार को ही सीएम योगी को अपनी प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो सौंप सकती है। लेकिन सीएम का जो शेड्यूल था जिसमें वो मॉनसून सत्र से लेकर के अलग चीजों में व्यस्त है, जिसकी वजह से कल जो एसआईटी है उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं सौंप पाई। आज इस बात की जानकारी आ रही है, खबर आ रही है कि आज एसआईटी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप सकती है और जो विस्तृत ब्यौरा है उसको भी कहीं ना कहीं वो उस पर भी वो फीडबैक भी देती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ इस कार्रवाई में 7 पेन ड्राइव में ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है और कहीं ना कहीं जब सीएम योगी को ब्रीफ किया जाएगा और उस ब्रीफ के बाद इसके बाद उनके आदेश के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है और एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात की जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट जो सीएम योगी के पास जाएगी उसके बाद जो निर्देश मिलेंगे, आदेश मिलेंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस एसआईटी की रिपोर्ट में जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो साफ तौर पर मंदिर में जो दान का पैसा था उसके गबन को लेकर के, वहां पर अनियमितताओं को लेकर के, साथ ही साथ जो अनदेखी की गई है और जो लापरवाही बरती गई है उस पर भी विशेष केंद्रित जो एसआईटी रिपोर्ट है। और साथ ही साथ 2021 से लेकर के जो जमीन की बातें थी, जो जमीन खरीद फरोख्त की बात थी, उसकी भी विस्तृत जानकारी कहीं ना कहीं कलेक्ट करने का काम किया एसआईटी ने और ऐसी जानकारी मिल रही है कि शायद कुछ हफ्तों का समय और मिल सकता है एसआईटी को। फिलहाल आज देखने वाली बात होगी कब सीएम योगी को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है और इस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद किस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है, क्या किसी के खिलाफ एफआईआर की बातें भी कही जाती है, नहीं कही जाती है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अवनीश के पास, कानपुर। अवनीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज की? देखिए, कल आपको बता दें कि कानपुर में एक दिलसाद नाम का युवक पकड़ा गया है जो लगभग 3 दिनों से जो है लगातार कुछ लोग जो महिलाएं हैं, छात्रा है, उनके ऊपर जो है चिपचिपा पदार्थ जो है डाल रहा था। शनिवार को जो है एक रावतपुर पुलिस को सूचना मिलती है जिसमें सूचना में ये बताया जाता है कि एक नर्स जो है अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद में जो है कहीं ना कहीं अपने घर जा रही थी तो एक साइकिल सवार युवक आता है और उसके ऊपर एक पदार्थ डाल करके चला जाता है और उसके बाद एक घटना एक छात्रा के साथ में ऐसे ही एक घटना होती है। फिर एक जो कल्याणपुर में एक छात्रा के साथ में घटना होती है जिसमें एक महिला के साथ में घटना होती है जिसमें पुलिस के पास जब सूचना जाती है तो पुलिस उन सभी जगहों पर जो है जहां जहां पर ये घटनाएं होती है वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है उनको खंगालती है, जिसके बाद में कल देर रात जो है एक युवक को पकड़ा जाता है जो कि शारदा नगर का निवासी जिसका नाम दिलसाद है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो साफ तौर पर कहता है कि इस तरीके का जो कृत्य है वो करने में उसको मजा आता था। पुलिस फिलहाल उसके पास से लगभग 500 केजी का जो है 500 ग्राम जो है गांजा भी इसके साथ में बरामद करती है। तो पुलिस ये जांच कर रही है कि जो युवक है कहीं मानसिक विक्षिप्त तो नहीं है इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से उसके बयान है साफ तौर पर उसका कहना है कि ये इस तरीके का जो कृत्य है करने में उसको साफ तौर पर मजा आता था। तो पुलिस इन सभी मामलों पर भी जो जांच कर रही। फिलहाल जो युवक है जो लगातार जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, 3 घटनाएं लगातार लगभग 2 दिनों में सामने आई थी, उसको जो है पकड़ लिया गया है। अगर बिल्कुल अवनीश, एक बड़ी बात है और जिस तरीके से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, फिलहाल जांच कर रही है कि कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है वो जो आरोपी है। लेकिन सवाल ये है अवनीश की अभी तक तो जो गिरफ्तार करने के बाद कुछ तो डिटेल निकल करके सामने आई होगी, आखिरकार क्या वजह है
क्या क्या वो आरोपी मानसिक विक्षिप्त था या फिर ये अपने शौक से, क्योंकि उसने बताया मैंने मजे के तौर पर ये काम कर रहा था। अभी जो शुरुआती जांच पड़ताल है उसमें क्या चीजें निकल करके सामने आई है? देखिए अगर इसके पास में जो है ज्वलनशील पदार्थ मिला है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से 3 घटनाएं हुई जिनमें से एक महिला है, छात्रा, एक नर्स है, जिसके ऊपर जो है इसने जो पदार्थ डाला था उसमें कोई भी चोट अगर कहा जाए, अगर जो उस पदार्थ से जलने की जैसी व्यवस्था जो अगर होती है तो उस तरीके की कोई भी जनहानि अगर कहा जाए या किसी भी शरीर में कोई चोट ऐसी नहीं मिली है, क्योंकि तीनों का जो है स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था। फिलहाल जो है अभी जो जांच में सामने आया है वो अभी यही कह रहा है कि इस तरीके का कार्य करने में उसको मजा आता था। तो पुलिस जो है उसका भी जांच परीक्षण करा रही है कि क्या ये मानसिक विक्षिप्त तो नहीं है, क्योंकि कल देर रात उसको पकड़ा गया है। आज जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है, कुछ ही समय में हो सकता है पुलिस का एक और बयान आए। फिलहाल उसके पास जो कुछ मादक पदार्थ भी निकला था उस पर भी जो है पुलिस एक अलग मुकदमा दर्ज करेगी, उसके खिलाफ में जो है उसके साथ जो है वो भी कार्रवाई करेगी। हाँ बिल्कुल अवनीश, इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये कोई मौज मस्ती वाली बात नहीं थी। किसी छात्रा के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी, और इस मौज मस्ती उन पीड़िताओं पर कितनी भारी पड़ती, ये साफ तौर पर उस मौज मस्ती पर सवाल खड़े करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच का विषय है कि आखिरकार क्यों और किन परिस्थितियों में वो इस तरीके कार्य करता था। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा अवनीश, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रवीर के पास चलते हैं रायबरेली। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? अक्सर एक तस्वीर लेके आता है, और इस बार अगर मैं बात करूं रायबरेली में या उत्तर प्रदेश की बात करूं, 2027 चुनाव लगातार जो है देखने को मिल रही, जो सियासी राजनीति है वो उसका पारा अब धीरे धीरे जो है गर्मी के पारा के ऊपर जा रहा है। जिस तरीके से गर्मी उसको लेकर के राजनीति भी अपने एकदम गर्म माहौल में है, और देर रात कुछ पोस्टर लगे हैं शहर में। पोस्टर वार ज्यादा देखने को मिलता है रायबरेली में। पोस्टर वार हुआ है, मैं वो पहले पोस्टर दिखाना चाहूंगा, वो पोस्टर आप देखिए और उसके बाद फिर मैं आता हूं खबर पे। जी देखिए अगर ये पोस्टर, और इस पोस्टर में एक स्लोगन दिया गया है। स्लोगन है लाल टोपी साइकिल निशान, यादववाद उनकी पहचान, प्लस सिपाही हो या लेखपाल, एक जात हुई माला माल। ऐसे विवादित पोस्टर लगे शहर में, और शहर के मेन चौराहे अगर मैं बात करूं, डिग्री कॉलेज चौराहे, पुलिस लाइन चौराहे, या शहर के और जितने भी चौराहे हैं, विभिन्न चौराहों पर ये पोस्टर देखने को मिले। और सपा के यूथ के जो कार्यकर्ता थे वो सामने निकल के, और इन्होंने इस पोस्टर को जाकर के फील्ड से निकाला, और निकालने के बाद जो अब सपा के बड़े नेता है, या यूं कहे जिला अध्यक्ष है, और जो छोटे मोटे नेता है, या जो पूर्व के सपा प्रत्याशी रहे, या तमाम सारे जिले के जो और पदाधिकारी हैं, उन सब में भारी खासा विरोध देखने को मिल रहा है। और इन्होंने विरोध जताया, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली का माहौल रहता है राजनीति में, उस राजनीति के उसको हमेशा से पोस्टरवार देखने को मिला, चाहे वो राहुल गांधी आए हो तभी आए, या जब बड़ी ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो उसमें भी ज्यादातर पोस्टरवार देखने को मिलता है। लेकिन ये पोस्टरवार अब सपा के खिलाफ लगाया गया है। किसने लगाया? खैर सपा के जो नेता है उन सब ने मांग करी है इसकी जो है कि इस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन आने वाले समय में अब इस पे जांच का विषय होगा कि पुलिस किस तरीके जांच करती है, क्या इससे कोई तहरीर पड़ती है नहीं पड़ती। अभी तक फिलहाल हमारी नॉलेज में यह है कि कोई तहरीर नहीं दी गई, लेकिन काफी विरोध जताया जा रहा है इस पोस्टर को लेकर के, और इस तहरीर के तहत आने वाले समय में तहरीर भी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर वार देखने को मिला, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का जो पारा है वो हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि इसके सूत्रों की अगर माने तो इसके विरोध में भी कुछ पोस्टर वार देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। हालांकि एक जाति को, एक विशेष को टारगेट किया है पोस्टर वार ने, और कुछ सरकारी नौकरियों के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, और तमाम तरीके की ऐसे स्लोगन अलग अलग पोस्टरों में देखने को मिला है। जी अखंड, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर कि आखिरकार इस तरीके का एक पोस्टर, वो भी इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो बड़े बड़े रोड के किनारे लगे रहते हैं वहां पर लगी हुई है, होर्डिंग के रूप में लगी हुई है,
और आखिरकार ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसने होर्डिंग लगवाई, क्योंकि आखिरकार एक पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ इस तरीके की होर्डिंग लगती है तो अपने आप में कई सवाल होते हैं। और अगर इन होर्डिंगों को उतार दिया है, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने उतारा हो, और अभी तक क्या उन लोगों ने पुलिस में तहरीर नहीं दी है कि जिसने भी होर्डिंग लगवाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। आमतौर पर इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरीके की होर्डिंग लगाना, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता है अखिलेश यादव, और उनके खिलाफ इस तरीके से उनकी तस्वीर के साथ इस तरीके के पोस्टर्स लगाना, तो अपने आप में कई बार देखा गया है कि लोग निवेदक नीचे लिख देते हैं किसने लगाया। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में अगर ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि किसी के नाम का जिक्र ही नहीं है कि किसने ये होर्डिंग लगवाई, तो सवाल तो ये बड़ा है कि आखिरकार रातों रात ये होर्डिंग लगी कैसे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारी जो है थोड़ी देर पहले हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो उसके बाद जो है कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल पूरी विस्तार में खबर हम जानेंगे और जाएंगे उनके पास कि क्या तहरीर दी गई है आपकी तरफ से या नहीं। लेकिन फिलहाल जैसा आपने सवाल उठाया कि रातों रात अगर पोस्टर लगे तो आखिरकार निवेदक है जो लगाता है वो अपना नाम डालता है, लेकिन इन पोस्टरों में ऐसे कोई नाम नहीं थे। तो इस पर अगर तहरीर मिलती है तो रायबरेली पुलिस, मुझे उम्मीद है रायबरेली पुलिस से, क्योंकि जिस तरीके से काम करती है उसमें देखने को मिलेगा कि ये पोस्टर आखिरकार किसने लगवाया। और इससे पहले भी हम चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हो, चाहे और नेताओं के खिलाफ, उनमें भी मुकदमा पंजीकृत किया है अलग अलग थानों में रायबरेली में। तो डेफिनेटली रायबरेली पुलिस या हो या फिर जो प्रशासन है वो अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन पहली प्राथमिकता है तहरीर मिलना। अब तहरीर मिली है नहीं मिली है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, और इसके IBC 24 इस पर पूरी अपनी नजर बनाए हुए है, और इस खबर को विस्तार में भी हम लेकर आएंगे अपने दर्शकों के सामने कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी और किसने ये पोस्टर लगवाया था। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि एक विपक्ष के इतने बड़े नेता के खिलाफ अगर जब आप इस तरीके का पोस्टर लगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति होता है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पोस्टर लगवाते हैं। हमने लखनऊ में भी देखा है, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगते हैं, VVIP गेस्ट हाउस के बाहर लगते हैं, मुख्यमंत्री चौराहे पर लगते हैं, 10 नब्बे चौराहे पर लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसमें किसी न किसी का नाम मेंशन होता है। समाजवादी पार्टी भी जब बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगवाती है, जो व्यक्ति लगवाता है, जो कार्यकर्ता लगवाता है, उसका भी नाम मेंशन होता है। लेकिन यहाँ पर पोस्टर रातों रात लग गए, नाम निवेदक कोई है ही नहीं। तो अपने आप में बड़ी पुलिस के लिए चुनौती होगी कि आखिरकार रातों रात इस तरीके के पोस्टर लगवाए किसने, या किसी की कोई शरारत तो नहीं है, क्या चीजें हैं ये फिलहाल पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा 10 सेकंड का समय और लूंगा, और एक हमारे पास बाइट है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे की। उन्होंने IBC 24 से कल एक बातचीत में जो है बड़ा हमला बोला है सपा के ऊपर। उसको लेकर के मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके की खासकर अयोध्या में जो चल रहा है उसको लेकर के मनोज पांडे ने क्या किया, मैं जरूर दिखाऊंगा, वो प्लीज आप भी देखें कि क्या बड़ा हमला है कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का। जी, आलोचना करना, इससे लोकतंत्र के दोनों पहिए अच्छे नहीं चलते हैं। राम मंदिर चढ़ावे पर तमाम बात विवाद उठा, उसको कैसे देखते? नहीं, ये कौन है राम मंदिर के बारे में बोलने वाले लोग? जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई वो कैसे बोल सकते हैं? जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया उनको क्या अधिकार है राम मंदिर पर बोलने के लिए? जिन्होंने भगवान राम, माँ सीता के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, जिन्होंने रामचरितमानस को जलवाने का काम किया, वो भगवान राम पर कैसे बोल सकते हैं? वो तो बोले बाबरी मस्जिद पर बोले, उनको अधिकार है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हाल में ही बनाए गए हैं, और मनोज पांडे इस समय अगर मैं बात करूं किसी एक बड़े उसपे स्तर पे, तो इस समय इनकी चहल पहल और उत्तर प्रदेश सरकार में हस्तक्षेप भी देखी जा रही है। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले अयोध्या से मंच पर इनका नाम लेकर के कहा कि जब मनोज पांडे सपा सरकार में थे तब उन्होंने राम मंदिर जब बन के तैयार हुआ था तो वहां पर जाने का प्रस्ताव रखा था, और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने, चूंकि उन्होंने नाम लिया, अखिलेश यादव ने डायरेक्टली मना कर दिया कि हमारा कोई भी विधायक अयोध्या नहीं जाएगा। और आज वही मनोज पांडे यहाँ पर है और कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसको लेकर के जब IBC 24 ने उसे पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी लिए ऐसा बोला, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, हमने चढ़ावे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर पर बोलने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने माँ सीता और प्रभु राम की भाषाएं बोली, जिन्होंने रामचरितमानस जलवाया, और इनको अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद पर जाकर बोले, राम के ऊपर ना बोले। जी अखंड। बिल्कुल, जिस तरीके से इंद्रवीर ने कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे से बातचीत की और साफ तौर पर वो हमलावर थे समाजवादी पार्टी पर, सपा मुखिया पर, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो उनकी तलखी थी
जो साफ तौर पर उनके बयानों में देखने को मिले। और इंद्रवीर ने जब बातचीत उनसे की तो उस बयान को भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर हमलावर थे। और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो लोग राम का नाम लेने से डरते थे, जो लोग राम का नाम लेना नहीं चाहते थे या जिनको पसंद नहीं था, वो आज राम के नाम की बात करते हैं। कहीं ना कहीं बेमानी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ बने हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी खबर है बिजनौर से आपकी? इमरान, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर में रात एक लगभग 11 बजे एक महिला कोतवाली सिटी में आती है और उसने जो है अपने ऊपर पेट्रोल डाल के, बिल्कुल अगर मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ, अगर आवाज आ रही है? हाँ, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है अगन? देखिए अगन, मैं आपको बता दूं, एक महिला, ये पूरा मामला रात का है। एक महिला थाना कोतवाली सिटी में रात 11 बजे आती है और आकर के अपने ऊपर पेट्रोल डालती है और आग लगा लेती है। आग लगाने के बाद थाना इंचार्ज जो है उसके कमरे में पहुंचती है, तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसको आग बुझाते हैं और उसको तब तक वो महिला लगभग 55 से 60% जो है जल चुकी थी। तो उसको आनंद फानंद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। तो उसे जिला अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने हाई रेफर सेंटर मेरठ भेज दिया। लेकिन इस पूरी मामले पर हमारे पास एक एसपी अभिषेक झा, जो बिजनौर एसपी है, उनका बयान आया है। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं कि अभिषेक झा का इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहे। सर, आज जो ये थाने में आत्मदाह की कोशिश हुई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक युवती है थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में एफआईआर करवाई थी। 2 एफआईआर करवाई थी। जो पहली एफआईआर थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक एफआईआर इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया गया। इस संबंध में आज ये पुनः शिकायत लेकर जो है थाने पर आई और इंसिस्ट कर रही थी कि दूसरे पक्ष को बुलवाया जाए और आमने सामने वार्ता की जाए। वो लड़का जो है वो संभवतः आर्मी में जो है कार्यरत है और उसमें जो थाना प्रभारी का कहना है कि उसको कल बुलवाने की इसमें बात हो रही थी। इस बीच में जो है उन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया। तत्काल उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया। अभी जो है युवती की कंडीशन स्टेबल है, उसे बेहतर उपचार के लिए जो है रेफर करवाया गया है और जो बेस्ट सुविधा है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। उनके परिजन से जो है, उनकी माता से जो है अभी मेरे द्वारा स्वयं भी वार्ता की गई है। जो उनके द्वारा जो है तहरीर दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इमरान, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये तो देखिए पुलिस का कहना है, आखिरकार इस पूरे मामले में, क्योंकि एक पीड़िता ने इस तरीके के कदम उठाया है कि आत्मदाह का प्रयास किया है और खुद पुलिस के आला अधिकारी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो फौजी है और उससे जुड़ा हुआ है। आखिरकार इस पूरे मामले में क्या बातें हैं, क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट से एफआईआर के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है और दोनों पक्ष को आमने सामने बैठा करके बात कराने की बात कही जा रही है। आखिरकार मामला कहाँ इतना बिगड़ गया, किस तरीके से पीड़िता ने ये कदम उठाया? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ किरतपुर थाना पड़ता है जहाँ की ये महिला थी। वहाँ ये महिला ने पहले लगभग अब से कुछ समय पहले थाना कोतवाली सिटी में आकर के एफआईआर कराई थी और जब जांच हुई तो जांच में जो आईओ था इस पूरे मामले का, उसने जो है जांच करने के बाद इसकी पूरी घटना पे जो है एफआईआर लगाते हुए इस मामले को एफआईआर लगा दी थी और इस मामले को खत्म कर दिया। लेकिन इस महिला ने दोबारा कोर्ट से प्रयास किया और मुकदमा पंजीकृत किया। लेकिन वही जो ये फौजी था, फौजी ने जो है हाई कोर्ट जाकर के अपनी गिरफ्तारी के जो है स्टे लेकर के अपनी जॉब पर चला गया था। लेकिन इस महिला का कहना था कि इसको गिरफ्तार करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हाई कोर्ट के उसके पास ना गिरफ्तारी के वारंट थे तो उसने जो है, पुलिस भी बचती नजर आ रही थी। तभी रात जो है ये महिला थाना कोतवाली में पहुंचती है और जो थाना इंचार्ज है उससे द्वारा बात की गई। उसके द्वारा कहा गया कि कल सुबह जो है दोनों पक्षों को बिठा करके बात कर ली जाएगी। लेकिन महिला ने जो है अपनी मामले पे कार्रवाई ना होता देख ये बड़ा कदम उठाया।
लेकिन कहीं ना कहीं ये एक देखने की बात है कि ये महिला इतना बड़ा कदम उठा रही थी और वहां मौजूद पुलिसकर्मी जो है मुक्त दर्शक बने हुए थे। जब महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगा ली, उसके बाद ये वहां मौजूद पुलिसकर्मी आग बुझाने की कोशिश की। तब तक महिला जो है 55 से 60% जो है जल चुकी थी। उसकी हालत कंडीशन जो है नाजुक है, उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है, क्योंकि हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे बिजनौर रोका ही नहीं, उसे मेरठ रेफर कर दिया। जी अखंड। सबसे बड़ी बात है इमरान, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके हिसाब से तो पिता की हालत स्थिर है, स्टेबल है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतने बड़ी पुलिस के जवानों के मौजूदगी के बीच में इस तरीके से पीड़िता ने एक बड़ा ही खतरनाक कदम उठाया, जिससे उसकी स्थिति जो है, वो हालत जो है, वो कहीं ना कहीं नाजुक है। और अगर 55 से 60% जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर वो जल चुकी है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर भी ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष की बात की जाए, दूसरे पक्ष में भी कोर्ट से ही स्टे ऑर्डर लिया था और दूसरे पक्ष ने भी कोर्ट के जरिए एफआईआर करवाई थी। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला कोर्ट की निगरानी में था और पुलिस भी जांच कर रही थी। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से पीड़िता ने कदम उठाए, अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी कभी ना कभी किसी को कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर थाने के अंदर इस तरीके की घटना घटित हो जाती है तो इतने सारे जो जवान थे वो आखिर मूक दर्शक क्यों बने हुए थे, और इस पूरे मामले में क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो की, और क्या की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा इमरान आला अधिकारियों से। बिल्कुल अगर मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद बिल्कुल आपका। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले पे जो है एसपी अभिषेक झा ने जो थाना इंचार्ज था उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और बात ये भी चल रही है कि वहां कुछ पुलिसकर्मी थे, हो सकता है उनके ऊपर भी बहुत जल्द गाज गिरने की बात कही जा रही है। जी अखंड। बिल्कुल, ये बड़े शर्म की बात है कि थाने के अंदर इस तरीके की घटना घटित हो जाए और एक जो पीड़िता है वो अपने ऊपर आत्मदाह करने का प्रयास करे थाने के भीतर, और लोग उसको बचाने में असमर्थ रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक थाने के भीतर इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। और फिलहाल इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है थाना इंचार्ज के ऊपर, ये अपने आप में दिखाती है कि कहीं ना कहीं कानून सबके लिए है, और अगर वहां पर कोई लापरवाही बरती गई तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आपको भी भुगतना पड़ेगा और आप भी परेशान होंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल इस थाने के अंदर इस तरह की घटना घटित होना और साथ ही साथ तमाम वहां लोग जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे उनके सामने इस तरह की घटना घटित हो जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। फिर भी इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श के पास चलते हैं हरदोई। आदर्श, कौन सी खबर है हरदोई से आज की? देखिए जनाब, हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के मोहल्ला फ्रांसो के बाड़ में खड़े हैं और यहाँ पर आज हम उस छात्र के साथ खड़े हैं जिन्होंने हरदोई का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश जनपद का नाम, मतलब हरदोई जनपद नहीं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये जो छात्र बैठा हुआ है, इनके परिजन हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने आईआईटी में 323 रैंक प्राप्त कर हरदोई जनपद में उत्तर प्रदेश में ही अपना नाम रोशन किया है और इनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और हम उनके परिजन से भी बात है, जबकि इनके पिता जो है पेशे से टीचर हैं और ये जो हमारी छात्र जो जिसने आईआईटी में 323वीं रैंक प्राप्त की है, ये बीआईसी कॉलेज में पढ़ते थे और कक्षा 12 के छात्र थे और बहुत अच्छे नंबर से काफी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसे क्या हुआ, क्या नाम है आपका? बेटे का नाम अलौकिक त्रिवेदी है और इसी साल उसने 12th का पेपर दिया था। इस परीक्षा की भी तैयारी करी और उसी के साथ ही मैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर किए और उसके रुड़की में इसको मिला है केमिकल इंजीनियरिंग। अब हमारे साथ वो छात्र बैठे जिन्होंने हरदोई ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और हरदोई जनपद वासियों के लिए गर्व महसूस हो रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। मेरा नाम अलौकिक
आपने IIT की परीक्षा जो पास की थी 323वें रैंक को लेकर, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारे साथ अखंड जी, इनके छोटे भाई भी बैठे हैं, मुझसे थोड़ा जानकारी करना चाहेंगे कि वो आखिर वो क्या करना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदम्य त्रिवेदी है। आपके भाई ने IIT में जो 323वीं रैंक प्राप्त की है, आप उसको लेकर आप क्या बनना चाहेंगे? मतलब अब भी हम लोगों को दुनिया का IIT चाहिए, बहुत लोगों का IIT में होता है और बहुत बात जानने की स्टडी और बोर्ड की बहुत तैयारी से ही होता है। जी अखंड जी, तो हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से एक सम्मानित एग्जाम में, एक प्रतिष्ठित एग्जाम में इस तरीके की सफलता हासिल करना अपने आप में ना सिर्फ अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाना है, बल्कि पूरे प्रदेश का भी मान सम्मान और गौरव बढ़ाने की बात है। और कहीं ना कहीं तमाम जो प्रतियोगी छात्र जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सामने इस तरीके का जब रिजल्ट आता है, कहीं ना कहीं उनके और उनके परिवार वालों की खुशी की बात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात पूरे प्रदेश के लिए होती है, क्योंकि IIT जैसे एग्जाम में इस तरीके की सफलता हासिल करना अपने आप में गर्व की और परिवार के लिए भी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ी बात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में लगातार पुलिसिंग के लेकर के बात होते हुए दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर बात करें प्रतापगढ़ कोतवाली शहर से समेत अन्य थानों की बात करें तो सबसे बड़ी लापरवाही कल देर रात तकरीबन 9:30 से 10 के बीच खुलेआम बीच चौराहों पर जो है मार घटना सामने आई। तो तकरीबन ये घटना 20 मिनट तक तांडव चलता रहा, लेकिन कोई भी प्रतापगढ़ की पुलिस वहां पे नदारा दिखी। सबसे बड़ी बात की कल ही नीट की परीक्षा थी और उसके बाद पुलिस चौबंद थी, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाना, उसके बाद 20 मिनट तक लगातार भगत चुकी चौकी से मात्र बात करें तो 200 मीटर की दूरी पर और कोतवाली से मात्र 300 मीटर की दूरी पर जो है ये घटना घटित होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पहली घटना नहीं है, और उससे पहले भी नीट की परीक्षा शुरू होने से पहले भी देखा गया कि प्रतापगढ़ के चौक घंटाघर में दिन दहाड़े एक युवक को पीटा जाता है। उससे पहले शनिवार के दिन भी देखा गया कि ऐसी मारपीट की एक फुटेज सामने आती है, जिसमें जो है चौकी के सामने ही इसको मारा जाता है। बड़ी बड़ा सवाल इंसान खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस चल रही है। प्रतापगढ़ के कोतवाल आखिर क्या कर रहे हैं, नींद में सो रहे हैं क्या? उनसे जब कोई घटना के बारे में जानकारी लीजिए तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि अभी तक हमारे पास इस घटना की जानकारी नहीं है। ये देखा गया कोतवाली के पास में भी एक जो है युवक को मारा गया, जिसके 2 दांत निकल टूट गए। तो साफ तौर पर ये मारपीट की घटना जिस तरीके से प्रतापगढ़ में बढ़ रही है, प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होंगे। लगातार हमने आपको दिखाए हैं कि किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस काम करती है। इससे पहली बात तो प्रतापगढ़ के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, उनसे तो ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर नहीं रही है, और साथ ही साथ कोतवाल से भी कोतवाली संभल नहीं रही है। ज्ञानेंद्र, आखिरकार कर क्या रहे हैं जब घटना की जानकारी है नहीं, आप कोई स्थितियां संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके राज्य में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, और जबकि नीट के एग्जाम को लेकर के पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी और जगह जगह पैनी नजर बनाई हुई थी, और अगर उस समय इस तरीके की घटना घटित हो जाती, उसके बाद अब जो आप कोतवाल हैं, आप कह देंगे मुझे तो घटना की जानकारी नहीं, तो किस चीज की जानकारी है? कुछ और चीज की जानकारी रखते हैं क्या? जो काम है आपको तो उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, और अगर नहीं है या आपको बाद में मिली तो कम से कम कार्रवाई तो करनी चाहिए। क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हुई है, या फिर केवल और केवल यही पता अभी भी इनको लग रहा है कि कोई जानकारी नहीं है? बिल्कुल, देखिए फुटेज भी आया है, सीसीटीवी फुटेज भी आया है, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, और साफ तौर पे दिख रहा है कि कौन किसको मार रहा है। बेल्टों से मारा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, ईंट पत्थरों से मारा जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ के कोतवाल की जानकारी नहीं है कि आखिर मारपीट हुई कहाँ है। साफ तौर पे दिख रहा है कि किस चौराहे पे मारपीट हो रही है, और साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से वीडियो बन रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे ये प्रतापगढ़ के कोतवाल सुभाष यादव को जानकारी तक नहीं है। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि प्रतापगढ़ के कोतवाल से कोतवाली नहीं संभल रही है। ये साफ तौर पे बताया जा सकता है, साफ तौर पे दिखाया जा सकता है। मैं इस समय जहां मौजूद हूँ, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर कोतवाली है। यहाँ पे शनिवार की देर रात एक तांडव हुआ, जिसमें एक लोग को विधिवत मारा गया, जिसमें सिर फट गया, उनके 2 दांत टूट गए, लेकिन कोतवाल को जानकारी नहीं है।
साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिसिंग करती है, साफ तौर पे दिखाता है कि प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरीके से काम करती है। ये वीडियो भी साफ तौर पे दिखा रहा है, बताता है कि किस तरीके से मारपीट हो रही है, लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस को ये जानकारी नहीं है कि आखिर घटना कहाँ घटित हुई है। साफ तौर पे ये हम आपको मेरे पास वो फुटेज भी है, निर्मल चौराहे की घटना है, लेकिन जब मैंने चौकी इंचार्ज से भी बात की, मैंने कोतवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमको इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर हमारे पास कोई प्रार्थना पत्र आता है तो उसको उच्चतम कार्रवाई करेंगे। आखिर कार्रवाई करने से पहले अगर आपके पास फुटेज आ जाता है तो उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? वैसे अगर बात करें कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो केवल एक फुटेज आने के बाद भी अगर 5 सेकंड का भी फुटेज आता है तो उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का फुटेज है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस और खास तौर पे प्रतापगढ़ के कोतवाल को ये जानकारी नहीं है कि ये घटना कब की है। और ये साफ तौर पे बताया जा रहा है, पूरा इलाका कह रहा है कि घटना कल देर रात रविवार तकरीबन 9:30 से 10 की बताई जा रही है। अखंड, अब सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ में गोली बंदूक चल जाए, किसी की हत्या हो जाए, बीच चौराहे मारपीट हो जाए, और अगर वहां पर कोतवालों को इस बात की जानकारी नहीं है तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके बावजूद ऐसी मारपीट की घटना में तहरीर का इंतजार करना अपने आप में एक बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही है। तहरीर मिले ना मिले, कभी कभी क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है वो डर के मारे इस तरीके की तहरीर नहीं देता है। वो सोचता है कि अभी हमारे साथ इस तरह की घटना घटित हुई तो बाद में हमें कौन बचाएगा। तो ऐसे में तो पुलिस को खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था जो इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहे हैं। आपको तो खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं और आप अभी तहरीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खुले तौर पे चैलेंज दे रहे हैं, ये इसी से मनबढ़ बढ़ता है। प्रतापगढ़ में अगर कोई एक घटना घटित कर देता है तो उसके बाद उसको ये लगता है कि प्रतापगढ़ की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। मैं थोड़ा से कुछ दिन पहले जाना चाहूंगा, तकरीबन नवंबर के आसपास की मैं घटना बताना चाहूंगा, जिसमें एक कुछ युवक जो है स्कॉर्पियो से आते हैं, एक महिला के साथ छेड़खानी करते हैं। महिला इज्जत बचाने के लिए जो है प्रार्थना पत्र नहीं देती है, लेकिन सोचिए यही प्रतापगढ़ की पुलिस थी, केवल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर के जो है पहले तो एक दरोगा जो है आईओ प्रार्थना पत्र देता है, मुकदमा लिखवाता है, उसके बाद जो है अपराधियों की जो है धरपकड़ के लिए वो अपने ही टीम के साथ मिलकर के स्कॉर्पियो के चालक और जो मेन मालिक था, जो महिला के साथ छेड़खानी किया था, उसको पकड़ लेते हैं। तो यही प्रतापगढ़ की पुलिस थी जो एक महिला के साथ छेड़खानी के मामले में मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन यही प्रतापगढ़ की पुलिस है, उसके पास फुटेज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक वो घटना थी और एक ये घटना है, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस काम कर रही है। और दीपक भूकर जो कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक है, उनके ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हो रहा है और लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है प्रतापगढ़ की पुलिस। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कार्रवाई होनी थी और बहुत अच्छी बात है कि उस महिला के साथ जिसके साथ छेड़खानी हुई थी उसके लिए पुलिस ने खुद आगे बढ़ करके उन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की। इस मामले में भी उसी से सीख लेते हुए ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई पीड़ित या जिसके साथ इस तरह की घटना घटी तो किसी और के साथ अन्य घटना घटित ना हो। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इस तरीके के मामले आते हैं, हमने लखनऊ में भी देखा है कि किस तरीके से जो अपराधी उनके हौसले बुलंद है वो मनबड़ होकर के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनके साथ कभी कभी जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर खुलेआम फायरिंग भी हुई वो भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर पुलिस को आगे आना चाहिए और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पूरी घटना पर नजर जरूर बनाए रखिएगा ज्ञानेंद्र, और हो सकेगा तो आला अधिकारी से पूछिएगा कि आखिरकार किस तहरीर का अगर इंतजार कर रहे हैं आप, जब आपके सामने साक्ष्य सामने मौजूद है तो इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जितेंद्र के पास चलते हैं बस्ती। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखंड, आप जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले खबर देखी थी, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें देखा गया था कि पानी की टंकी किस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी बनी और पानी की टंकी बनते ही जैसे इसकी सप्लाई शुरू की जाती है, टंकी जो है फट जाती है। वाटरफॉल का आनंद लेते हुए वहां पे एक व्यक्ति भी दिखाई पड़ता है। फिलहाल अगर पूरा मामला अगर बात की जाए, जिस तरीके से मामला सामने आया, बस्ती जिले के कुदरा ब्लॉक के गांव का है, जहाँ पे जो जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनाई गई थी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि लगभग कई बार ऐसी तस्वीरें देखेंगे, कहीं ना कहीं टंकियां गिर जाती हैं बनने से पहले, स्ट्रक्चर तैयार नहीं होते हैं, पानी की टंकी जो है बनती ही नहीं है। वहां पे पेमेंट ले लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले बस्ती से भी खबर बताई गई थी जिसमें टंकी एक बार बनी, फिर दोबारा उसी के नाम पे पेमेंट ले लिया, धरातल से जब वहां पे जांच की गई तो वहां पे टंकी नहीं। लेकिन कहना कहीं जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां ये बनाई जा रही है
यूं कहे जो है उत्तर प्रदेश कई राज्यों में बंद रहा, क्योंकि एक मेगा कंपनी को इसका टेंडर दिया गया, उनके द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन आरोप जिस तरीके से लग रहा है, फिलहाल कंपनी ने, जो मेगा कंपनी है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो पूर्व प्रधान है और जो पूर्व प्रधान और उनके जो बेटे हैं, उनके द्वारा उस टंकी में किसी तरह से छेद किया गया, जिसकी वजह से टंकी जो है पानी वहां से निकल रहा था। फिलहाल देखिए, एक तरीके से गांव वालों को भी यह साफ कहनामा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट यह टंकी जो है कहीं चढ़ती हुई नजर आई है। आरोप पूरी तरीके से साफ नजर आता है। ग्रामीणों का आरोप एक तरफ से साफ है, कंपनी का आरोप पूरी तरीके से क्लियर है। लेकिन एक चीज इसमें ये थी कि जो टंकी की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, जिनको वहां पे ड्यूटी उनकी वहां पे लगाई गई थी, में जो प्रधान है उनके बेटे को वहां पे उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन कंपनी द्वारा यह बताया कि वो लापरवाही कर रहे थे, काम सही से हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से किसी और को उन्होंने चार्ज दिया था। फिलहाल अब तस्वीरें तमाम सामने आ रही है, लेकिन यूं कह सकते हैं कि अब कंपनी द्वारा जो है मुकदमा तो दर्ज करा दिया है दोनों को, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहनामा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कंपनी द्वारा इस तरीके से किया गया है, जो दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल तस्वीरें साफ थी, लगातार तस्वीरें वायरल हुई, लोगों ने इस चीज को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनी इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, अब उसमें देखना हो कि जो पीड़ित पक्ष है वो भी कोर्ट जाने की बात करे कि हम कोर्ट जाएंगे या उसमें तहरीर देंगे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। अखंड की ऐसी तस्वीरें लगातार देखने साफ मिलती रहती है। अखंड, सबसे बड़ी बात है जितेंद्र, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए अगर आप किसी दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, किसी निर्माण कार्य में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो आपको उसको भी बताना चाहिए था। और अगर आप इस तरीके से किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर ठीक है, प्रधान के ऊपर आपने आरोप लगा दिया, उसके करीबी पर आरोप लगा दिया, फिर आपने कहा कि हमने किसी और को रखा था। तो जब आपने किसी और को रखा था तो ऐसे कैसे हो गया कि किसी आपके रखे हुए व्यक्ति के सामने ही कोई आया और टंकी में छेद करके चला गया। आप अपने एफआईआर दर्ज करा दी, ये तो बड़ी बात है कि आपने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा है, सवाल लोगों के पैसे से जुड़ा है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे तो इस तरीके के निर्माण कार्य कराए जाते हैं और ये सारे के सारे कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। और अगर जब इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले जब उजागर होते हैं, जब इस पर लोग सवाल खड़े करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आप उल्टा दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं। जांच करनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ है, आपके पास कोई साक्ष्य है कि इनके द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए, तब तो ठीक है। बिना साक्ष्यों के आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं ये भी तो बताइए। ठीक है, इस मामले में पूरे मामले देखिए, कंपनी जो टंकी है वो बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं टंकी जो तो वो हैंड ओवर नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया है, तो ये भी अधिकारी द्वारा कंपनी के द्वारा यह भी बताया गया है कि जो टीमें गठित की गई थी, टीम ने जांच करने के बाद जो टंकी में किसी धारदार हथियार के द्वारा उसे जो उसमें छेद किया गया, इस तरह के निशान तमाम चीजें कंपनी द्वारा आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल कंपनी का जो आरोप है वो पूरे तरीके से अपनी तरफ से क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिनके ऊपर आरोप लगा है उनका साफ कहना है कि हमारे ऊपर इस तरह की चीजें जो लगाई गई पूरी तरीके से गलत है। अपनी जो काबिलियत है उसको छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें उनके द्वारा की गई। क्योंकि स्वाभाविक बात है, कंपनी है, मेगा कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बस्ती सहित पूरे उत्तर प्रदेश लगातार उनके द्वारा जो है पानी की टंकियां बनाई जा रही है। आरोप दोनों तरफ से क्लियर है। बाकी बात ये अब क्या जांच करती है बात ही, लेकिन क्लियर है कि उनको पता दर्ज कर दिया गया। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं पुलिस को भी जांच करनी चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। कंपनी ने फिलहाल भले ही एफआईआर दर्ज करा दी हो, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आपके द्वारा किया गया कार्य गुणवत्तापूर्ण था, क्या आपने गुणवत्ता का ख्याल रखा था, क्या आपके द्वारा सारे जो जरूरी चीजें थी उसको आप पूरा करा गया था। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ठीकरा इस तरीके से किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं दूसरे पर फोड़ दिया जाता है। फिलहाल पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसपी सिंह हमारे साथ बने हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी खबर है सुल्तानपुर से आज? सुल्तानपुर जनपद में आए दिनों लक्ष्मी होटल है, जो आपका स्टेशन रोड पे, सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन रोड पे लक्ष्मी होटल स्थित है। उस होटल पे आए दिन जो है गुंडा मवालियों द्वारा दारू का सेवन करके वहाँ पे आए दिन तोड़ फोड़, वहाँ के वर्करों को, वहाँ के संचालक के ऊपर कई बार ऐसी घटनाएं हुई, जिसको लेकर कल पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा एक सख्त कदम उठाया गया। संचालक और उनके जो भी वर्कर थे
और वहां पे जो मौजूद मिले, जो भाग गए वो तो जाने दीजिए, लेकिन जो मौजूद मिले सबको लेके कोतवाली में बैठाया गया, उनसे कड़ी तरह से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि इस पर कैसे आते हैं लोग, कब आते हैं, कब बैठते हैं, कैसे ये वारदातें करते हैं। और एक लोगों को तो गंभीर चोटें आई है, जो वहाँ उस पे काम करता था होटल में, एक मजदूर के रूप में थाली वाली धुलता था, उसको काफी चोटें आई हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि इस कार्रवाई हो रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखने वाला ये समय है कि ये अराजक तत्व जो आए दिन होटलों में जाके ऐसी हरकतें करते हैं, उनके ऊपर शासन कार्रवाई कब करता है। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, बहुत सारे ऐसे होटल्स आते हैं जहाँ पर ऐसे होटल्स में किसी न किसी तरीके से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही होती है, और ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं निगरानी रखनी चाहिए इन होटलों पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि चाहे आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए लोग इस तरीके से होटल में आकर के कहीं ना कहीं दूसरी आईडीज के सहारे रुकने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया एसपी सिंह ने कि जो कहते हैं कि गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं या जो खराब प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अनैतिक काम करते हैं, वो इस तरीके से होटल्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस तरीके से जांच अभियान लगातार चलाने चाहिए होटल्स के खिलाफ भी, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें होटल्स को लेकर के आती हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर भी जो अनियमितताएं हैं, चाहे अवैध तरीके से लोगों के रहने की बात की जाए, अवैध गतिविधियों के संचालन की बात की जाए, तो तमाम इन होटलों में देखने को मिलती है। फिलहाल पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसआईटी तो अपनी जो जांच है वो कर रही है और प्राथमिक रिपोर्ट अपनी जो है वो सीएम योगी को देगी। लेकिन आपको बता दें इस दरमियान हाई कोर्ट में इलाहाबाद कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, इसमें भी एक याचिका दाखिल हो चुकी है इसको लेकर के कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाए, और जो गवर्नर है इसकी भी जांच कैग से कराई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर दी है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। अब ये कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो पूरे मामले पे सुनवाई करता है या नहीं सुनवाई करता है, लेकिन श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है लोगों की, तो इसलिए इस मामले में कोर्ट क्या कुछ करता है, क्या निर्णय लेता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी है। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।